प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या बातें सीखी, उन बातों को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं ताकि और भी चीजें हम अच्छे से समझ सके, क्लियर कर सके। तो यार प्रीवियस क्लास में हमने परिचय के बारे में, आवर्त सारणी का निर्माण कैसे होता है, ये चीजें समझ ली थी। क्लियर हो गया? ओके। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, जैसे कि वर्ग, ब्लॉक, आवर्त की पहचान करना। अब आवर्त सारणी में तो मैं लिखवा ही दूंगा, फिर आवर्तिता वगैरह ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तब बच्चे मेरे साथ फटाफट से पीरियोडिक टेबल बनाओ, आवर्त सारणी बनाओ, आवर्त सारणी बनाओ, फटाफट से बनाओ। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब बताओ एक साथ। ठीक है, अच्छे से। अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, सबसे पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। ह, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ऐसे याद होना चाहिए। फिर दूसरा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये हो गया। फिर कैल्शियम के सामने से स्कैंडियम आता है ना, स्कैंडियम। साइंस, टीचर, विनीता, कुमारी, मन, फे, को, नी, क्यों, जान जलाते हो गया। फिर आगे यारी, जरा, निभा, मोह, तक, रुकावट, राह में, पड़े, आग में, कूद, लिखो। ठीक है, हाँ जी। फिर ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसामा, इधर, पिटाई, और, होगी, ये हमने देख लिया। और इसमें यहाँ पर एसी। ठीक है, एक बार आपको, जिस बच्चे को नहीं आता बेटा, घर पर कम से कम 5 बार जरूर लिखें। एक बार देख करके, बाकी बार बिना देख के लिखें। ठीक है, वेरी गुड। फिर अगला देखो ध्यान से, फिर बेरिलियम के सामने आता है बेटा बोरोन। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, फिर कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। फिर ओम शांति से टी पो। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर हाइड्रोजन के सामने हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जिनोन, फिर रेडोन। ठीक है, ये है आपकी आवर्त सारणी। अच्छे से सारे बच्चे सारी चीजों को लिखेंगे। ये है आपका 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, हाँ जी भैया लाइव है। 6D बेटा, 6D श्रेणी से इतने क्वेश्चन 6D से कभी आता ही नहीं है, उसके बारे में कोई परेशान नहीं करना है आपको। 3D, 4D, 5D, 3D, 4D, 5D, ये वाली टेबल क्लियर हो गई। ये है आपका डी ब्लॉक, ये आपका एस ब्लॉक, और ये है आपके पी ब्लॉक। खत्म बात। डी ब्लॉक आपके आवर्त सारणी। हाँ जी, ये हो गया आवर्त सारणी। अरे भैया जी क्लियर हो गया। ये सब का सब आपको पता होना चाहिए, ये सब का सब आपको पता होना चाहिए। नीचे चाहो तो ब्लॉक लटका सकते हो, नीचे से अलग से ब्लॉक बना सकते हो। रिवीजन करा रहे हो भैया, ये लिखना था, जिसने लिखा बढ़िया बात है। ओके, ठीक है, ए ब्लॉक नीचे से अलग से बना सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ जी, ये हो गया पूरा का पूरा खत्म। अब जरा देखो ध्यान से, इसके बाद हमने फिर एफ ब्लॉक देखा था, एफ ब्लॉक देखा था, है ना। एफ ब्लॉक में मैंने आपको ये बता दिया था कि एफ ब्लॉक में टोटल कितने तत्व हैं। हाँ जी, एफ ब्लॉक में मैंने बोल दिया था टोटल तत्वों की संख्या कितनी है, 28 है। एफ ब्लॉक कौन से वर्ग में आता है, थर्ड वर्ग में आता है, थर्ड वर्ग में या थर्ड बी में आता है। ठीक है, इसमें 2 श्रेणियां होती है। पहली होती है लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी। लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्व, सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक, सीरियम 58 से लेकर के 71 तक,
फिर अगली श्रेणी होती है बेटा एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी यह कहां से कहां तक? ये होती है थोरियम से लेकर के लोरेंशियम एलआर तक, 90 से लेके 103 तक। 14 तत्व तो ये रहे और 14 तत्व ये रहे, ठीक है। टोटल 28 तत्व होते हैं। ये जो आवर्त सारणी है, आपको इसमें से कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, वो आपको समझने हैं। और आज इस लेक्चर में हम वो सारी चीजें समझेंगे, बढ़िया से क्लियर करेंगे, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, सारी चीजों को क्लियर करते हैं। तो अभी तक हमने आवर्त सारणी देख ली। अब हम जानेंगे कि आवर्त सारणी में कोई तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक मुझे ज्ञात करना हो, ठीक है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है कि आपसे बोल दिया जाए कि ये फलाना तत्व इस वर्ग में है, आप इसका परमाणु क्रमांक बताओ, तो चुटकी में बता देंगे। जिसको आवर्त सारणी याद है उसको कोई नखरे करने की जरूरत नहीं, वो तुरंत बता देगा। लेकिन जिसको नहीं याद है उसको कुछ नखरे उठाने पड़ेंगे, ऐसे 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 स्टेप बाय स्टेप। तो जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। हाँ जी, परमाणु क्रमांक ज्ञात करना। परमाणु क्रमांक ज्ञात क्या करना? पता करना। इसके लिए बेटा हम पढ़ेंगे जादुई संख्या। जादू तेरी नजर, जादुई संख्या है, मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर, मैजिक नंबर्स, जादुई संख्या है, मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स, जादुई संख्याएं। हाँ जी, जादुई संख्याएं क्या होती है? जादुई संख्याएं क्या होती है? किन संख्याओं को बोला जाता है जादुई संख्याएं? तो जरा देखो ध्यान से। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, फिर इसके बाद क्या आता है? 50, 50, फिर आता है 72, 72, ऐसे डॉट 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 डॉट। इन संख्याओं को कहा जाता है जादू संख्याएं। ये संख्याएं होती है जादुई संख्याएं। जैसे कि पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2, दूसरे में कितने होते हैं? 8, अगले में कितने होते हैं? 8, अगले में 18, फिर 32, फिर 32, फिर 50, 50, 72, 72। अगर हमारे पास मान लो बहुत सारे तत्व हैं, अभी तो हमारे पास 120 है, इसलिए हमारा काम 7 आवर्त तक ही चल जाता है। लेकिन मान लो कल से मान लो किसी ने बहुत सारे तत्व खोज दिए, तो हमें उनको रखने की भी तो सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, है ना। तो अगर कुछ और आएंगे तो फिर हम अगले वाले में रखेंगे। भाई अभी हमारे पास 7 आवर्त तो 32 तत्व है। 8 में कितने रहेंगे? 50, 9 में कितने रहेंगे? 50, 10 में 72, ये फिर 11 में 72, फिर ऐसे चलता जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले, यदि अगर आवर्त सारणी में 10 आवर्त होते तो 10वें में कितने होते? तो आप बता देना, 72, ठीक है। ओके, ये जादुई संख्याएं कहलाती है। अब इन जादुई संख्याओं की मदद से हम परमाणु क्रमांक बता सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखो जरा ध्यान से, ठीक है। ये संख्याएं जादुई संख्याएं कहलाती है बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वर्ग 1, वर्ग 1 या फर्स्ट ए। ज्यादा टाइम नहीं देंगे, फटाफट चीजों को समझेंगे। जैसे कि इसमें कौन कौन सा तत्व आता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांजियम। तो जरा देखो ध्यान से, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। खुद से लिखो, इसका कितने नंबर पे आता है? ये 3 नंबर पे। ये कितने नंबर पे आता है? 11। ये 19। ये कितने नंबर पे आता है? 37। ये कितने पे आता है? 55। ये कितने नंबर पे आता है? 86 पे रेडोन और 87 पे फ्रांजियम आता है। तो जरा देखो ध्यान से, इससे और इसमें जाने में कितना अंतर आ रहा है? +2 का, तो 2 जोड़ दो। 11, 3 में कितना जोड़े कि 11 आ जाए? 8 जोड़ दो। कितना जोड़े कि 19 आ जाए? 8 जोड़ दो। 19 में कितना जोड़े कि 37 आ जाए? 18 जोड़ दो। 18 जोड़ दो। 32 जोड़ दो। यही है जादुई संख्या। अगर आपको
रुबिडियम का परमाणु क्रमांक डायरेक्ट बताना है। तो आप क्या करो, पहले वर्ग के पहले तत्व में संख्या को जोड़ दे जाओ। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ये जादुई संख्याएं होती है। आपको ये पता लग जाए कि यार रुबिडियम के बारे में मेरे को बात करनी है। आपको अब वैसे अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ये झमेला करने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो ये झमेला है, अरे क्या है रुबिडियम का परमाणु क्रमांक खट से नहीं पता है तो ये तरीका है, पहले वाले को ध्यान में रख करके बाकियों में जोड़ते जाओ। अब आपको पता चल गया कि भैया रुबिडियम 5वें आवर्त में आता है, तो पहले का हमें पता है, इसमें आना है तो हमें 4 संख्याएं और जोड़नी पड़ेगी। 2, फिर 8, फिर 8, फिर यहाँ पे 18 जोड़ दो। तो ये पहले आवर्त से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। ये जोड़ करके आप इसमें पहुंच जाओगे। एक में 3 जोड़ोगे, एक में 2 जोड़ोगे, 3, 3, 11, 11, 8, 18, 19, 19 और 18, 37 खट ऐसा बता दोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। हाँ जी, तो अपन इस पे ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जादुई संख्या क्या होती है, ठीक है। जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं, स्टार्टिंग में बहुत वैल्यू करते हैं, अरे ये तो ऐसा था, ये ओ ये था क्या, फिर ऐसा। तो ये वाला वर्ग हो गया बेटा, वर्ग 1, ये जादुई संख्या है। इसी तरीके से वर्ग 2 और 18 के लिए, वर्ग 2 या 18 के लिए सेम ही जादुई संख्या है। इसमें से ये 2 हटा दो, सिर्फ क्या बचेगा, 8, 8, 18, 18, 32, ये जादुई संख्या हो जाएगी। वर्ग 2 और 18 के लिए ये जादुई संख्या हो जाएगी। जैसे कि आपको बेरियम का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है, देखो ध्यान से, आप बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर इधर से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम तक जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां तक जाना है। तो क्या करना है, बस परमाणु क्रमांक जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। इन पहले वाले में क्या करना है, जोड़ते जाना है। ये खुद दूसरे आवर्त में आता है और यहां से यहां जाना है, मुझे 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम जाना है। तो यार इसके आगे आने वाली 3 संख्याएं मेरे को जोड़नी पड़ेगी ना इसमें, ताकि मैं इस तक पहुंच सकूं। तो जरा देखो ध्यान से, डायरेक्ट ही जोड़ेंगे 8, तो यहाँ पे हो गया ये 12, फिर जोड़ेंगे 8, कितना हो जाएगा 20, फिर जोड़ेंगे यहाँ पर 18, कितना हो जाएगा बेटा 38, फिर जोड़ेंगे 18, कितना हो जाएगा 56। तो इस तरीके से आप इनका बता सकते हो। तो इनके लिए और इनके लिए जादुई संख्याएं इस तरीके से ये होती है। हाँ जी, तो यहाँ पर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम और देन रेडियम। तो आप ऐसे बता सकते हो कि भैया ये 4 में 8 जोड़े 12, फिर 8 जोड़े 20, फिर 18 जोड़े 38, फिर 18 जोड़े बेटा यहाँ पे 56, अरे 38, फिर 18 जोड़े 56, 56 में 32 जोड़े 88। ऐसे सेम ऐसे ये वर्ग संख्या 18 के लिए भी लागू होता है। हाँ जी, परंतु अगर मुझे बात करनी है वर्ग 13 से लेकर के 17 तक, 13 से लेकर 17 तक का मुझे परमाणु क्रमांक बताना है, तो इसमें क्या करना है, 1 8 और कम कर दो, ऐसे सीधा लिख दो 8 8, अच्छा 8 18 18 32 32, ये इनके लिए जादुई संख्या हो जाएगी बेटा, ये इनके लिए जादुई संख्या हो जाएगी। जैसे कि मैं रेंडमली आपसे कोई पूछ लूं, जैसे कि आपसे मैं पूछ लूं टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक बताओ, तो आप क्या करोगे, टेल्यूरियम कहां पे आता है, ओम शांति से टी पो। आपको पता है जादुई संख्याएं ये है 13 से लेकर के 18 तक की। तो आपको पहले वाले का पता है, टेल्यूरियम भैया यहाँ पे आता है, आपको इसका पता है 8, 8 में कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है, तो आप इसमें +8 कर दो, फिर अगले वाले में क्या करोगे, +18 करोगे, फिर अगले वाले में क्या करोगे, प्लस का 18 करोगे, तो इसमें पहुंच जाओगे। पक्की बात है। तो 8 में 8 जोड़े 16, 16 में 18 जोड़े कितने आ जाएंगे, ये आपके पास आ जाएंगे 34, 34 आ जाएगा ना, हाँ। फिर 34 में 18 जोड़े
कितना आ जाएगा 52, 52, ये 52 आ गया। ऐसे पता चल गया। तो हमें कुछ नहीं करना, और अगर आपको लास्ट वाले का पूछ लेता तो फिर 32 और जोड़ देते, प्लस 32 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो 13 से लेकर 18 तक का कोई भी वर्ग का कोई भी तत्व उठा लो, आप इस ट्रिक से डायरेक्ट कर लोगे। और तो और अगर आपको आवर्त सारणी याद है ना, तो कोई भी झमेला करने की जरूरत नहीं है, कोई भी झमेला करने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखो, अब 13 से लेके 17 हो गए, 1 हो गया, 2 18 हो गया, अब बचा वर्ग संख्या 3, वर्ग 3, वर्ग 3 के लिए अलग से, फिर 4 से लेकर के 12 के लिए अलग से वर्ग 3 या थर्ड भी, 1 8 और हटा दो, ये 8 भी हटा दो, सिर्फ 18 18 32 32, 18 18 32 32, ये इसके लिए जादुई संख्या। वर्ग संख्या 3 के लिए जैसे कि साइंस, सुजुकी, यामाहा, लाओ, एसी। अगर आपसे पूछ ले इनके परमाणु क्रमांक, भाई अगर पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब वर्ग 4 से लेकर के 12 तक, इनके लिए 18 और हटा दो, 18 32 32, ऐसे आप बता सकते हो। जैसे कि आप भूल गए कि मेरे को ना एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक पता नहीं है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट भूल गए, जैसे कि टंगस्टन का भूल गए, टंगस्टन का डब्लू का भूल गए, लेकिन आपको पता है ये किस में आता है, क्रोमोव टंगस्टन। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है। अब 24 से अगले वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 जोड़ना पड़ेगा, फिर 18 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 32 जोड़ना पड़ेगा, ताकि आप यहां तक पहुंच जाए। तो 24 18 हो जाएगा 42, और 42 18 हो जाएगा कितना, 60, ये आ गया आपका 60 के 70, 8 10 60, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से आप इन सब के परमाणु क्रमांक बता सकते हो इन जादुई संख्याओं की मदद से। पहले वाले का बताओ, बाकी वाले का बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि एक और देख लो, अगर आपको प्लेटिनम का बताना हो, अब प्लेटिनम कौन से में आता है, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो पहले वाले का 28 पता है, अगले वाले में जाना है 18 जोड़ दो, फिर अगले वाले में जाना है 32 जोड़ दो, ठीक है। तो 28 और 18 हो जाएगा 46, 46 और 32 हो जाएगा 78, ये हो गया। अगर ऐसे कर पाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना, फास्टली हो जाएगा काम। तो ये था बेटा आपके बारे में, इनके बारे में, जादुई संख्याओं के बारे में। समझ में आया? ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो आप नहीं समझ सको, लेकिन फिर भी पहली नजर में तो थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए, तो वो मैंने दे दिया। जादुई संख्याओं के बारे में क्लियर हो गया। तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आपको निकालना हो कि भाई ये फलाना तत्व है, इसका प्रतीक चिन्ह हमें पता है, तो बस हम निकाल सकते हैं उसका परमाणु क्रमांक, और हमें ढिंडोरा करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, ठीक है। अब आगे वर्ग की पहचान करना, वर्ग की पहचान, वर्ग की पहचान, वर्ग की पहचान। अगर हमें परमाणु क्रमांक दे रखा है तो मैं उसके क्या वर्ग की पहचान कर सकता हूं। तो जरा देखो, वर्ग की पहचान करना, वर्ग की पहचान करना, भाई मुझे बोल दिया जाए कि परमाणु क्रमांक 78 वाला तत्व बताओ कौन से वर्ग में आएगा, या परमाणु क्रमांक 56 वाला, या 10 वाला, 20 वाला, 25 वाला, 117 वाला, 116 वाला कौन से वर्ग में आएगा, तो मैं क्या करूंगा। अगर आवर्त सारणी पता है तो मैं कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा, है ना। अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 84 है, ठीक है, अब बताओ ये कौन से वर्ग में है। भैया 84 के बाद आता है 85, 85 के बाद आता है 86, 86 आता है रेडोन का परमाणु क्रमांक, रेडोन आता है 18वें में, ये 17वें में, ये 16वें में आएगा। भाई साहब जो भी होगा खट्ट से दिमाग लगाओ यार, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। अब जैसे कि देखो ध्यान से तुमसे और पूछ लिया जाए,
जैसे कि मान लो कोई परमाणु क्रमांक 65 है, बताओ ये कौन से वर्ग में आएगा? कोई तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 65 है, कौन से में आएगा? इसका वर्ग क्या होगा? अब 65 है तो तुम्हारा दिमाग लगना चाहिए कि 78 से 71 तक तो एफ ब्लॉक में जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? एफ ब्लॉक में जाते हैं ना। बस एफ ब्लॉक का वर्ग कौन सा होता है? थर्ड में आएगा। ठीक है, ऐसे करना है। तो जरा देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्या बताता हूँ? वर्ग की पहचान करना। हाँ जी, परमाणु क्रमांक ज्ञात हो तो, ठीक है, परमाणु क्रमांक ज्ञात हो। अगर परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा? Z। अगर Z 58 से लेकर के 71 के बीच में है, या फिर 90 से लेकर के 103 तक है, तो हम बोल देंगे वो एफ ब्लॉक का तत्व है। और एफ ब्लॉक की वर्ग संख्या होती है थर्ड बी या थर्ड। इसका वर्ग होता है थर्ड या थर्ड बी। थर्ड या थर्ड बी। तो हम परमाणु क्रमांक के आधार पे तो आराम से बता देंगे ना कि भैया ये यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है तो बहुत ही सिंपल है भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है ना तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, ओके। बी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तुम्हें बोल दिया जाए कि कोई फलाना तत्व, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, चेक करके बताओ कौन से आवर्त का है। तुमसे बोल दिया जाए कि कोई तत्व है भैया जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, अब तुम्हें पता लग जाए कि ये कौन से ब्लॉक में आता है तो काम आसान है। जैसे कि अगर वो एस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक के लिए अगर तुम्हें ये पता चल गया कि वो इस ब्लॉक का है तो उसका वर्ग ज्ञात करना बहुत आसान है। वर्ग संख्या क्या होगी? डायरेक्ट संयोजी इलेक्ट्रॉन। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है तो पहला वर्ग, दो है तो दूसरा वर्ग। जैसे कि लीना की रब से फरियाद, सब में बेटा एस में एक 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 इलेक्ट्रॉन आते ना, इसलिए पहले वर्ग में। अगर संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पहला वर्ग होगा, तो डायरेक्ट संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लो ना कितने हैं, वही उसका वर्ग हो जाएगा। हाँ या ना? कि अगर अंतिम कोश ऐसा है जिसमें सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो हम बोल देंगे भैया वो इस ब्लॉक से रिलेटेड है। ठीक है, एस ब्लॉक के लिए वर्ग संख्या ही क्या हो जाएगी वहां पर, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन ही वर्ग संख्या हो जाएगा। अब पी ब्लॉक के लिए देखो, पी ब्लॉक के लिए यकीन मानो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसमें से उम्मीद मत करो कि कुछ तुम्हारे पेपर में आए, बहुत ही कम चांस है इससे कुछ आएगा तो पीछे वाले टॉपिक्स जो आपके इंतजार कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया। अब पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, अब पी ब्लॉक के लिए बताना भी बहुत आसान है। 10 वर्ग संख्या बता इनकी, वर्ग संख्या तो बहुत ही सिंपल है, 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन। भाई एनएस और एनपी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना बाह्यतम कोश में, याद करो पी ब्लॉक के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 NP2 NP3 ऐसे भर रहा था ना अपन ने। तो 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो आप पी ब्लॉक के लिए बता सकते हो भैया इसकी वर्ग संख्या फलाना फलाना इतना होगी। ठीक है, ठीक। अच्छा, डी ब्लॉक के लिए अगर तुम्हें पता चल जाए कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ना डी कोश में गया है तो डी ब्लॉक का तत्व वगैरह ऐसा हम बोल देंगे। अभी डी ब्लॉक की पहचान भी करना सीखेंगे, टेंशन मत लो। तो भैया हमें पता चल गया कि यार ये उस ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक में पहचान करने का सिंपल सा है तरीका, वो क्या है?
वर्ग संख्या ज्ञात करनी है तो सिंपल सा देख लो बेटा, NS, N मतलब एनवा, कोश का S, NS प्लस N-1D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी बताता हूं इस लाइन का मतलब क्या है कि यार बाह्य S में कितने इलेक्ट्रॉन है और N-1D में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि मान लो कोई तत्व है X जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम्हें बोला गया कि ऐसा कुछ फलाना फलाना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिप्टोन और यहाँ पे तुमसे बोल दिया जाए, यहाँ पे बोल दिया जाए 5s2, ठीक है 4d2। बताओ इसका ये कौन सा वर्ग होगा, इसका वर्ग बताओ। तुम्हें ये कोई तत्व दे दिया गया, अब इसका बताना तुम्हें वर्ग। बहुत सिंपल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में, है ना। बाह्य तो ये था, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक का तत्व हुआ। और डी ब्लॉक के तत्व के लिए क्या करते हैं कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन है और उससे अंदर वाले डी में कितने इलेक्ट्रॉन। देखो 5 बड़ी संख्या है ना और ये 4 है, तो बाह्यतम कोश कौन सा हुआ, एनवा कोश कौन सा हुआ 5 और N-1 हुआ 4। तो बाह्यतम कोश के एस उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और N-1 अंदर वाले में कितने, 2, तो 2 और 2 4, अर्थात इसका वर्ग कौन सा है, चौथा। ये चौथे वर्ग का है। क्लियर हो गया, टाइटेनियम परिवार से बिलोंग करता है। खट्ट ऐसे तुम बता दोगे। ठीक है, अपने लेवल को हाई बनाओ बेटा, ऐसा नहीं कि हर एक चीज हम छापे जाए, समझने की कोशिश करना। और एफ ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक का तो वर्ग फिक्स है, एफ ब्लॉक के लिए तो वर्ग चेंज ही नहीं होता ना। एफ ब्लॉक इनके लिए तो वर्ग संख्या फिक्स है। अगर कोई तत्व एफ ब्लॉक का है तो उसका वर्ग संख्या कैसा होगा, 3 या 3rd डी। दैट्स इट, ये फाइनल है। ये हो गया वर्ग की पहचान करना। तो वर्ग की पहचान करना बहुत आसान है, दोबारा रिपीट करवा देता हूं। अगर परमाणु क्रमांक दे रखा है तो देखो परमाणु क्रमांक जो इस रेंज में आते हैं वो ब्लॉक में चले जाएंगे और बाकियों के परमाणु क्रमांक हमें पता है। जैसे कि अब इस वाले तो स्पेशल इसमें चले गए, लेकिन जो इसमें नहीं आ रहे हैं तो उनको भी हमें आराम से निकाला जा सकता है, उनके बारे में भी। जैसे कि तुमसे बोल दिया जाए कोई परमाणु क्रमांक 82, इसका वर्ग बताओ, तो आप डेफिनेटली अच्छे तरीके से बता सकते हो। जैसे कि बताओ, चलो बताओ। हाँ जी बेटा, अभी का विकास भार्गव, बेटा ब्लॉक करोगे तेरे को, नशे में हो रहा है क्या। अच्छा डब्लू का 74, क्रोमोव कहीं गलत लिख दिया क्या मैंने। अरे रे 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 राम 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 राम, 32 जोड़ने, तभी मैं सोचू कुछ तो गड़बड़ है यार। यहाँ पे 32, 74, 74, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, अब जैसे कि देखो ध्यान से, हाँ जी 82, अब 82 का वर्ग बताओ। अब 82, अरे यार 80 पे तो जिंक, 80 पे तो मरकरी खत्म होता है, NS और N-1D। अब जरा देखो ध्यान से, तुमने यह देख लिया, कहाँ गया ये, देखो ध्यान से। आपसे बोल दिया जाए भैया 82 नंबर वाला कहाँ आएगा, अरे तुम तो अक्रिय गैस का विन्यास याद है ना, 82 की बात 83, 84, 85, 86, या 18वें में, ये 17वें में, ये 16वें में, ये 15वें में, ये 14वें में, खत्म बात हो गया, काम खत्म। मुश्किल से कितना मिनट, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का खत्म था मिशन। ठीक है, आपसे कोई बोल दिया जाए, आपसे कोई बोल दे कि ना परमाणु क्रमांक 105 नंबर का कहाँ आएगा, तो एक्टिनियम के बाद थोरियम से लेकर के
कहां तक, लोरेंशियम तक 90 से लेकर के 103 तक के ये कहां गायब हो जाते हैं, ये चले जाते हैं सारे के सारे एफ ब्लॉक में। तो एक्टिनियम जो कि आता है बेटा आपके तीसरे वर्ग में, उसके बाद अगला जो तत्व आएगा 104 नंबर का वो आएगा चौथे वर्ग में, और 105 वाला आएगा पांचवें में। तो 5-5 देख लो ना, 5-5 देख लो, ठीक है। अरे यार ठीक है, ये 104, 105, 106, 107, बस उनके पीछे का नंबर देख लो जिसमें काम हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, तो ये हो गया। तो आप इनको अच्छे से डेफिनेटली चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर आवर्त की पहचान करना, आवर्त की पहचान, आवर्त की पहचान करना। देखो आवर्त की पहचान करना, आवर्त की पहचान करना बहुत ही सिंपल है। बाह्य कोश कौन सा है, बाह्य कोश कौन सा है, ये देख, ये देख अनुपमा जी इधर देखिए आप, देखो ध्यान से, यहां से देखो। इनसे अभी अपन ने क्या पूछा था, 105वां। तो जरा देखो ध्यान से बेटा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, सॉरी स्कैंडियम के नीचे यट्रियम, फिर यहाँ लेंथेनम आता है, यहाँ हाफनियम आता है ना। अरे यार क्या आता है, यहाँ पे एक्टिनियम आता है, यहाँ आता है एक्टिनियम, एक्टिनियम। तो एक्टिनियम के बाद जो आरएफ है, ये आरएफ 104 नंबर का है, रदरफोर्डियम 104 नंबर का है। फिर ये 105, 105वां कौन से में आया, इसमें आया ना। ये 106 छठे में, 107 सातवें में, ये 108, ये 109, 110, 111, 112। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अरे ये ना 4, ठीक है। ये है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जिस वर्ग में है ना उसी के आगे 10 लगा दो, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। फिर ये नियोनियम, ये फ्लोरवियम, ये मॉस्कोवियम, ये लिवरमोरियम, ये टेनेंसिन, ये ओग्निसन, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। हाँ जी, ओके बेटा, सपना 10+ होता है, ठीक है। अब आगे ये क्लियर हो गया। अब आवर्त की पहचान करना, आवर्त की पहचान करना में कोई टाइम पास नहीं करना, आवर्त देख लो। आवर्त कैसे देखते हैं बेटा, आवर्त बाह्य कोश, बाह्य कोश कौन सा है वही आवर्त है। कोई परमाणु का बाह्य कोश कौन सा है वही उसका आवर्त है। बाह्य कोश, अंतिम कोश। जैसे कि कैसे याद हुए बेटा, प्रैक्टिस से हुए ना। जैसे कि देखो तुम्हें कोई उदाहरण दे दिया जाए, कोई तत्व है x, कोई तत्व है x, हाँ n का मान देख करके कोई तत्व है x। अब x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे दे रखा है जिनोन, जिनोन के बाद दे रखा है जिनोन के बाद दे रखा है तुम्हें 6s2 परमाणु क्रमांक दे रखा है, जिसमें n का सबसे बड़ा मान होगा ना, n का सबसे बड़ा मान वही उसका आवर्त होएगा। और तुम्हें इन बातों के लिए परेशान क्यों होना है, अगर तुम्हें आवर्त सारणी याद है तो सब बकवास है ये। सर इनको याद करने की ट्रिक अच्छे से बताओ ना बेटा, इनको याद ही नहीं करना है। आप आवर्त सारणी जानते हो तो सब, अगर आप आवर्त सारणी डालते हो ना सब निकाल लोगे, आवर्त सारणी डालते हो तो सब निकाल लोगे। देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि देखो ध्यान से यहाँ पर मान लो मैंने कोई तत्व लिखा, हाँ जी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर लिखा मैंने 4s2, 3d10, ओके, का आवर्त होगा। आवर्त होगा, कुछ नहीं देखना, n का मान देखना है। बाह्य कोश जो सबसे बड़ा n है, ये 1, ये 2, ये 3, 3, 3, ये n बराबर 4,
ये बाह्य कोश, ठीक है, ये होगा बाह्य कोश। बाह्य कोश n बराबर 4, n बराबर 4, तो ये इसका आवर्त क्या आ गया, आवर्त आ जाएगा अतः, आवर्त आ जाएगा बेटा 14, आवर्त आ जाएगा 14। तो इसके लिए आपको इधर उधर की बातों में दिमाग न लगा करके सिंपल सी आवर्त सारणी याद करनी चाहिए, पूरी एक बार में रवा हो जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप किसी का भी आवर्त भी बता सकते हो। n का मान जो बाह्य कोश होता है ना वही आवर्त होता है। अब अगली बात, तो यहां पर ये हमने देख लिया। अब देखो ध्यान से, ब्लॉक की पहचान करना, ब्लॉक की पहचान करना, ब्लॉक की पहचान करना। भैया किस ब्लॉक का तत्व है तो जरा देखो ध्यान से, ब्लॉक की पहचान करना। ब्लॉक की पहचान करने के लिए सिंपल सा, अगर एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व, एस ब्लॉक का तत्व हम उसको बोलेंगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस उपकोश में जाए। जैसे कि देखो ध्यान से, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, ये हमने ऊर्जा के क्रम में जमा रखा है, ये एस भर गया, फिर डी में गया, लास्ट वाला एस में नहीं गया, तो ये एस ब्लॉक का नहीं है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, इस ब्लॉक का तत्व उसको बोलते हैं जिसके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस में जाए, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के एस उपकोश में प्रवेश करे, वो एस ब्लॉक का होता है, ठीक है। पी ब्लॉक का तत्व किसे कहेंगे, पी ब्लॉक का तत्व किसे कहेंगे, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी उपकोश में प्रवेश करे, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के पी उपकोश में प्रवेश करे, कोश में प्रवेश करे। ये पी ब्लॉक का तत्व रहेगा, ठीक है। अगला डी ब्लॉक का तत्व, डी ब्लॉक के अंदर हम किसको रखेंगे, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोश में प्रवेश करे, बाहर से जस्ट अंदर वाले में। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर बाह्य कोश कौन सा था, चौथा, लेकिन लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3D कक्षक में, nवा कोश उससे जस्ट अंदर वाले कोश के डी उपकोश में। तो डी ब्लॉक का तत्व कौन होता है, जब या जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 मतलब बाहर से जस्ट अंदर वाले कोश के डी उपकोश में प्रवेश करे, कोश में प्रवेश करे, वो डी ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें बेटा यहां पर एफ ब्लॉक का तत्व, एफ ब्लॉक का तत्व, तो एफ ब्लॉक का क्या किसे कहेंगे, n-2 बाहर से दो अंदर वाला, nवा भी नहीं n-1 भी नहीं, n-2 कोश के एफ उपकोश में प्रवेश करे, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कोश के एफ उपकोश
कोश में प्रवेश करें, n-2 कोश के f उपकोश में प्रवेश करें, वो इसमें आ जाएगा बेटा। तो ये है ब्लॉक की पहचान करना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लो किस में जा रहा है, s में जा रहा है तो s ब्लॉक का तत्व, p में जा रहा है तो p ब्लॉक का, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के s में और p में न जा करके n-1 के d में जा रहा है तो हम बोलेंगे d ब्लॉक का, और अगर f में जा रहा है तो n-2 के f में जा रहा है तो f ब्लॉक का। बहुत ही सिंपल सी गणित है। जैसे कि देखो ध्यान से, ये कोई तत्व है x, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3d में गया, है ना। हम इधर सीक्वेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं कितने, जैसे कि मान लो इसका परमाणु क्रमांक ये 30 ही निकल के आएगा, ठीक है। ये कोई तत्व है जिसमें 30 इलेक्ट्रॉन है, स्टार्टिंग के 2 इसमें चले गए, 2 इसमें चले गए, 2 इसमें, मतलब 6 इसमें, फिर 2 इसमें, फिर 6 इसमें, 2 इसमें, अब 10 इसमें गए, तो लास्ट वाला जो 30वां इलेक्ट्रॉन था वो इसमें तो गया, 3 के डी उपकोश में गया। तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक का तत्व। तो आप ब्लॉक वगैरह आराम से पहचान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एस वाला होगा कि पी वाला होगा कि डी वाला होगा या एफ वाला होगा। मैं तो ये बोलता हूं कि आप ये सारे क्वेश्चंस ना ऐसे चुटकियों में कर लोगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं, इनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि देखो ध्यान से एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, आपको सिंपल सी बेसिक चीजें बतानी है। ओके, यहां दे रखा है एस बी। ओके, तो आपसे पूछना चाह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एवं एच होंगे, कौन होंगे? क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो बेटा? हाँ जी। कैसे पता चलता है कि n-2 में गया? अभी बताऊंगा। एफ ब्लॉक कैसे पहचाने अभी बताऊंगा नामिका, अभी बताऊंगा। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। अरे कलर क्यों चेंज हुआ? कौन सा कलर चेंज करना है तेरे को यार? को ये क्या पूछ रहा है? को LUR कलर पढ़ूं या कोलूर पढ़ूं? कोलूर क्यों चेंज हुआ? आप ये बताओ, ABCDEFG क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ABCDEFG क्या है? बता सकते हो इस क्वेश्चन को? नहीं हो बेटा, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूं यार। जरा देखो ध्यान से, देखो SB एंटीमनी। अब एंटीमनी कहाँ आता है? सब बिके, हाँ आते बेटा, सब बिके। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर अगर आपको मैं बता दूं एंटीमनी, सब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, तो ऊपर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक है। अब आर्सेनिक आपसे पूछा जाएगा कि एंटीमनी के जस्ट ऊपर उपस्थित परमाणु का वर्ग संख्या, परमाणु क्रमांक सब आप बता सको। तो जरा देखो ध्यान से, ये हो गया आपके पास। अब अगल बगल वाले बता सकते हो क्या आप इसके? इधर होगा ये वर्ग संख्या 15, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके। इसके इधर 14वां वर्ग, कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर इधर ओम शांति से टी ओ, समझ में आया? ठीक है,
तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। तो आपसे ऐसे किसी के भी बारे में पूछा जा सकता है कि बताओ एसबी के दाएं उपस्थित तत्व का वर्ग, ब्लॉक, आवर्त क्या होगा, परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो आप डेफिनेटली बता पाओगे। आपसे पूछा जाएगा कि यार ऐसा कोई एसबी के जस्ट नीचे उपस्थित तत्व का वर्ग क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, आवर्त क्या होगा, डेफिनेटली निकाल दोगे। आपसे पूछा जाएगा कि एसबी के जस्ट ऊपर, सुनो ऐसे बोलेगा, एसबी के कोई भी तत्व है, एसबी के जस्ट ऊपर उपस्थित तत्व के दाईं ओर उपस्थित तत्व का परमाणु क्रमांक, आवर्त, वर्ग संख्या क्या होगी। तो दिमाग खोल के रखना। तो दाएं बाएं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, परमाणु क्रमांक पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। अब आगे, अच्छा अब इन सब के परमाणु क्रमांक भी आपसे पूछ ले जाए तो भी आप कर सकते हो कि भैया ये नाइट्रोजन परिवार में आता है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ठीक है। तो आपको इनके परमाणु क्रमांक भी यहाँ पी ब्लॉक में बेटा बिल्कुल आते हैं, बेटा समीर सैफी बिल्कुल आते हैं। अब आगे ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे 100 से अधिक परमाणु क्रमांक रखने वाले तत्वों के आईयूपीएसी नाम के बारे में। तो अब बेटा हेडिंग डाल लो, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण। 100 से अधिक परमाणु क्रमांक रखने वाले तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण। जिनका परमाणु क्रमांक 100 से ज्यादा है उनका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, एक दो उदाहरण करवाऊंगा जिसमें चमक जाएगा। जैसे कि देखो ध्यान से, डिजिट और उनका आईयूपीएसी नेम और फिर उनका सिंबल अर्थात प्रतीक चिन्ह, ये पता हो बस आपको। जैसे कि देखो टोटल कितनी डिजिट होती है हमारे पास? 10, 0 से लेकर 9 तक। 0 को बोला जाता है निल, 0 को बोला जाता है बेटा निल। क्या बोला जाता है? निल। इसके लिए सिंबल N। 1 को बोला जाता है अन, इसके लिए सिंबल U। फिर 2 को बोला जाता है बाई, बाई के सिंबल B, ठीक है। लेकिन अगर बीच में आ जाएगा तो फिर स्मॉल b लिखेंगे इसको, ठीक है, स्मॉल b, ठीक है। 3 के लिए ट्राई, सिंबल T। 4 के लिए क्वाड, CQUAD, क्वाड, सिंबल Q। 5 के लिए पेंट, सिंबल P। 6 के लिए सिंबल हेक्स, HEX, H। 7 के लिए सेप्ट, क्या? सेप्ट, S। 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए टेट्रा मत कर देना, ठीक है, क्योंकि टीटी 3 का भी टी 4 का भी टी हो नहीं सकता, ठीक है। 4 के लिए क्वाड, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट, 8 का। इसी सीक्वेंस में आगे लिख लेना बेटा, या फिर मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। 8 का ऑक्ट, सिंबल O, और 9 का इन, सिंबल। तो ये है 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक की सारी डिजिट, मतलब अंक। कितने अंक होते हैं? टोटल 0 से लेकर 9 तक होते हैं। फिर उनसे अपन अलग अलग संख्याएं बना सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा?
तो यहां पे हमने इतनी बातें सीखी। अब इसके बाद हम क्या सीखेंगे? हमने ये सीख लिया कि भैया किस तत्व का सिंबल क्या है, NUBTQPHS और फिर यहाँ पे OE। ठीक है, तो ये इनके सिंबल होते हैं। ठीक, अब कोई तत्व है 100 से ज्यादा वाला, उसका नाम कैसे लिखा जाए? जैसे कि देखो उदाहरण 2022 नीट के पेपर में क्वेश्चन आया, परमाणु क्रमांक। अच्छा रुको, तो मैं एक चीज तो बताऊं यार। तो हमने इनका नाम पता लगा लिया कि भैया 0 से 9 वाले डिजिट ये होती है। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पे एक नोट लिखेंगे, मतलब एक पॉइंट लिखेंगे, किसी तत्व का IUPAC नाम लिखते समय अंत में EM अनुलग्न लगाया जाता है। EM अनुलग्न लगाया जाता है। जैसे कि देखो ध्यान से, नीट 2022 का प्रश्न क्या था? क्वेश्चन था बेटा कि यार एटॉमिक नंबर 119 का IUPAC नाम होगा, 119 का IUPAC नाम होगा। तो देखो क्या होगा, एक के लिए अन, फिर एक के लिए अन, 9 के लिए इन, फिर पीछे लगा दो EM। तो जरा देखो ध्यान से, अन, अच्छा इसको ऐसे भी दिखाया जाता है बेटा बुक्स में कि यार ना हर एक अक्षर के बाद गैप, अन, फिर डैश अन, फिर इन, नियम, फिर लास्ट में EM, अन EM। तो सिंबल क्या हो गया? UUE, ये सिंबल हो गया। जिस तरीके से हमने ये वाला किया, एक अपन कोई और दूसरा भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एटॉमिक नंबर, मान लो कल से आप एक ऐसा तत्व खोज लो जिसका परमाणु क्रमांक 126, तो बताओ इसका नाम क्या बनेगा बेटा, सिंबल क्या बनेगा? इसका नाम क्या बनेगा और सिंबल क्या बनेगा? 10 को डेक बोलते नहीं बोलते बेटा, वो नॉर्मल है, ये वाला नहीं है, वो अलग है। अरे मान ले कल से लिखेगा, एक के लिए अन, 2 के लिए बाई, 6 के लिए हेक्स, और फिर लास्ट में लगा देगा EM, अन बाई हेक्सियम, UBH, पहला लेटर कैपिटल U, फिर बाकी लेटर स्मॉल, पहला लेटर कैपिटल बाकी लेटर स्मॉल, पहला लेटर कैपिटल बाकी लेटर स्मॉल। ठीक है, वेरी गुड। अब जैसे कि मान लो तुम में से किसी एक की स्टूडेंट आईडी लेता हूं मैं, एक बच्चे की स्टूडेंट आईडी है। अब इस स्टूडेंट आईडी का IUPAC नाम क्या होगा? अब बताओ। तो जरा देखो ध्यान से, 3 के लिए ट्राई, 7 के लिए सेप्ट, 2 के लिए बाई, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए फिर सेप्ट, मान लो अगर इतने होते तो सेप्ट, फिर क्या आएगा? 2 के लिए बाई, फिर अन, फिर लास्ट में EM। ये इतना बड़ा नाम होता भैया इसका। हाँ, बहुत खेल लिए बेटा, बहुत खेल लिए, बड़े हो गए, बहुत खेल लिए। ठीक है, तो इनके IUPAC नामकरण आपको करने आने चाहिए, आपको इनके IUPAC नामकरण करने आने चाहिए। ये खत्म हो गया। तो हमने देखो वर्ग, आवर्त, कोष, वोष, इनकी जानकारी प्राप्त करना सीख लिया। हमने जादुई संख्या सीख ली। बिल्कुल ही रद्दी टॉपिक था आज का। ठीक है, मैं बोलूँ ना, एक तरह का रद्दी टॉपिक है, बीच वाला थोड़ा सा।
ओके, फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, ये जादुई संख्या मतलब 100 से अधिक तत्वों के परमाणु क्रमांक निकालना सीख लिए। अब हम वापस से कुछ बढ़िया टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। अब आपने एक शब्द सुना, आवर्तिता। आवर्तिता, आवर्तिता को बोला जाता है बेटा इंग्लिश में पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी, तो पीरियोडिसिटी या आवर्तिता क्या है? एक नियमित अंतराल के पश्चात गुणों में पुनरावृत्ति होना ही आवर्तिता कहलाता है। जैसे कि हर 12 घंटे के बाद 12 बजते हैं, आपके भी कभी न कभी हर रेगुलर टाइम के बाद 12 बजते होंगे, है ना, बजते ना आपके भी 12। कभी मम्मी डांट रही है, कभी बड़े भैया डांट रहे हैं, दीदी डांट रही है, पापा डांट रहे हैं, टाइम टू टाइम डोज मिलती रहती है। तो उसी तरीके से क्या होता है, कभी हम डांट देते हैं, उसी तरीके से क्या होता है पीरियोडिसिटी, गुणों का रिपीट होना एक निश्चित अंतराल के बाद, वही है पीरियोडिसिटी, ठीक है। एक निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होना, गुणों की पुनरावृत्ति होना, पुनरावृत्ति होना, ठीक है। निश्चित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होना आवर्तिता कहलाता है। अब जरा देखो ध्यान से, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का थोड़ा बढ़िया पार्ट। ये तो सब मतलब थ्योरेटिकल है ना, ज्यादा इसमें आपको मतलब सर क्या ही पढ़ा रहे हो, तो हमें पहले भी पता था, है ना। अब अभी वाला भी पता होगा, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा बढ़िया लगेगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब हम आगे पढ़ेंगे दो बढ़िया बढ़िया टॉपिक। एक होता है परिरक्षण प्रभाव, एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक होता है परिरक्षण प्रभाव, एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले परिरक्षण प्रभाव समझेंगे, तो हेडिंग डाल लो बेटा परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव को इंग्लिश में बोला जाता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। शॉर्ट में SE। परिरक्षण प्रभाव या फिर शील्डिंग इफेक्ट। तो जरा देखो ध्यान से, ये तो मैंने YouTube पर भी पढ़ाया था और एक इसकी एक रील भी बताई थी, इसका तो मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है YouTube पर, ठीक है। आप नीट वाले चैनल पे देखना शॉर्ट एक इस परिरक्षण प्रभाव का। तो जरा देखना ध्यान से, परिरक्षण प्रभाव क्या है समझते हैं। ये है बेटा आपका प्यारा सा नाभिक, नाभिक है, इसके चारों ओर कोश, ये पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, ऐसे बहुत सारे कोश है ना। ऐसे नाभिक के चारों ओर बहुत सारे कोश होते हैं। मान लो ये हमारा बाह्य कोश है जिसका ये इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखो ध्यान से, नाभिक पर होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश। क्या सही बात जानते, यही होता है। नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। क्या विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे? जी हाँ बिल्कुल करेंगे। विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आना चाहता है, लेकिन क्या, अरे भैया तू इलेक्ट्रॉन है, कोश में है, क्या अंदर वाले कोशों में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? होंगे। तो यहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, जिस कोश में ये है उस कोश में भी इलेक्ट्रॉन है। समान आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा ना, कि यह इलेक्ट्रॉन इसको अंदर घुसने से रोकेगा। भैया टैक्स लगेगा, देख अंदर कैसे घुसेगा तू, हमें ना यहाँ हम तुझे प्रतिकर्षित करेंगे। तो जरा देखो ध्यान से, इनकी चाहत है कि हम नाभिक के नजदीक जाएं, लेकिन हमको अपने ही लोग रोक रहे हैं। भाई
ये इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आना चाहता है, लेकिन यहाँ पे आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन है तो समान आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको अंदर घुसने नहीं देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको अंदर घुसने नहीं देंगे। तो यही प्रतिकर्षण कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन और बाह्य कोश के, इन दोनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। भैया हम अंदर क्यों घुसने देंगे भैया तेरे को, हम भी तो यहाँ पर, ठीक है। इसकी मैंने ऐसे बोला था फिर वहां पर, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसे मिल जाए। यह इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं नाभिक की ओर आऊं, परंतु हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। अरे बाबू, यह इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आना चाहता है, परंतु इसी के जैसे लोग इसको अंदर आने से रोक रहे हैं, हाँ या ना। तो इनके बीच में लगने वाला यही प्रतिकर्षण क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, ठीक है। इसको इसके पास आना था, लेकिन इन दोनों ने अंदर घुसने नहीं दिया, तो यही है परिरक्षण प्रभाव। आंतरिक कोश और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल। आंतरिक कोश एवं बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, लगने वाला प्रतिकर्षण बल ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। तो बेटा जी जरा देखो ध्यान से, यहां पर समझो यार, यह इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आना चाहता है, परंतु अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की ओर धकेलेंगे, क्योंकि इन पर भी समान आवेश है जो इलेक्ट्रॉन पर था। तो इसी वजह से ये प्रतिकर्षण हो रहा है। अब देखो ध्यान से, सर मान लो इसके बाहर भी कोई इलेक्ट्रॉन होते तो वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना इसको नाभिक से दूर जाने के लिए बोलते, वो तो बाहर वाले। ध्यान सुनो, इस इलेक्ट्रॉन पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर आने से रोक कौन रहे हैं, या तो इसी कोश के इलेक्ट्रॉन या उसके अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन। बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों का कोई परिरक्षण प्रभाव नहीं लगता, लगता है तो अंदर वालों का लगता है। समझ में आया। मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, अब ये थोड़ी ना इसको नाभिक की ओर जाने से रोकेगा, नहीं रोकेगा ना, है ना। और अपन जनरली बात किसकी करते हैं, जनरली बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। तो बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों का कोई परिरक्षण नहीं लगता, लगता तो अंदर वाले का ही है। ये बात क्लियर हो गई बेटा, ओके। तो आंतरिक एवं बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल ही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। अब अगली बात, तो अगर परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा अर्थात SE बढ़ेगा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, आकार बढ़वाएगा, आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार ज्यादा होगा अगर परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा तो। समझ में आया। और जरा देखो ध्यान से, परिरक्षण प्रभाव SE का क्रम, जैसे कि मान लो बेटा चार, देखो कोश में भी क्या होते हैं, उपकोश कक्षक वगैरह होते हैं ना। तो जैसे कि हमारे पास चार तरह के कक्षक होते हैं, एक होता है S कक्षक, एक होता है P कक्षक, एक होता है D कक्षक, एक होता है F कक्षक। तो SPDF में अगर ये समान ही कोश के हैं तो कौन सबसे ज्यादा नजदीक होता है, S। SPDF में सबसे नजदीक होता है बेटा नाभिक के S कक्षक। तो S कक्षक नाभिक के सबसे नजदीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है। ये यहाँ पे नाभिक
एसपीडीएफ में सबसे, एसपीडीएफ नाभिक के सबसे नजदीक है एस। यार एक राजा, मान लो आप कहीं के राजा हो, मान लो आप अमेठी के राजा हो, तो यार राजा है तो राजा अपने आसपास कौन से सैनिकों को रखेगा? एकदम बहादुर बहादुर के, बिल्कुल दुबले पतले। भाई राजा के आसपास बढ़िया बढ़िया सेना रहती है। जैसे कोई भी नेताजी कहीं जाते तो उनके आसपास Z+ सिक्योरिटी चलती है, ठीक है ना। उनके 4 गार्ड इधर चलेंगे, 4 गार्ड इधर चलेंगे, 2 आगे रहेंगे, 2 पीछे रहेंगे, एकदम Z+ से, जैसे मोदी जी जाते हैं कहीं पे भी, तो वो एकदम बहुत ही अच्छे तगड़े सैनिक। तो उसी तरीके से एसपीडीएफ में से नाभिक के सबसे नजदीकी आदमी है एस ब्लॉक, सॉरी एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या? एस कक्षक। एस कक्षक नाभिक के सबसे नजदीक होता है। ये एकदम अंदर की बातें जानता है, हाँ है ना। इसकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ये सबसे अच्छा होता है, नाभिक के नजदीकी होता है ये, तो इसका प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इसका परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। एसपीडीएफ में परिरक्षण प्रभाव किसका सबसे ज्यादा होता है बेटा? एस का, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। समान कोश के लिए, समान कोश के लिए कि अगर एक ही कोश के इनके बारे में कमेंट करें तो अपन ऐसे बोलेंगे, ये है आपका परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव। और एक होता है आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो परिरक्षण प्रभाव समझ में आ गया। दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, बस लास्ट, फिर बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो जरा देखो ध्यान से, अभी मैं आपको एक और डायग्राम दे समझाता हूं, बस बनाना नहीं है बेटा इसको। जैसे कि मान लो ये एक धरातल है, इस धरातल पर यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है जिसका कुछ न कुछ वजन है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, घर्षण रहित सतह पर या घर्षण वाली सतह पर किसी पे भी रखी हुई है। मान लो ये है अपने पास छगन, ये छगन इस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है 20 न्यूटन के बल से, है ना। लेकिन मान लो घर्षण बल लग रहा है यहाँ पर 2 न्यूटन का उस तरफ, तो कहीं ना कहीं इसका परिणामी बल कितना हुआ? 20 अपनी तरफ, 2 उधर की तरफ, तो टोटल परिणामी बल कितना हुआ? 18 न्यूटन का। तो सेम उसी तरीके से बेटा यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है कि ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच तो रहा है, लेकिन पूरी क्षमता से नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि आंतरिक कोश में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो बस यही परिणामी आकर्षण बल कहलाएगा प्रभावी नाभिकीय आवेश, कि नाभिक का बाह्य इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला परिणामी आकर्षण बल खींचना तो चाह रहा है लेकिन कुछ कम हो जाएगा इनकी वजह से, ये आपस में उसको अंदर आने से रोकेंगे, ठीक है। तो लगने वाला बल थोड़ा कम हो जाएगा। भाई नाभिक खींच तो रहा था लेकिन हम अंदर नहीं घुसने देंगे, देखते हैं हम थोड़ा धक्का मारेंगे, वो खींच रहा है हम धक्का मारेंगे, वो खींच रहा है हम धक्का मारेंगे, कुछ तो उस पर जोर लगवाएंगे, ठीक है। तो वही वाली बात है। तो उसी तरीके से बेटा यहाँ पर अब इसको समझते हैं कि नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला इफेक्टिव, लगने वाला परिणामी आकर्षण बल ही कहलाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिक एवं बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य का परिणामी आकर्षण बल, परिणामी आकर्षण बल ही परिरक्षण बल ही प्रभावी
नाभिकीय आवेश कहलाता है, नाभिकीय आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। इसे जेड इफेक्ट, इसे जेड इफेक्ट या जेड स्टार से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। हाँ जी, अच्छे से सारी बातें क्लियर कर लेना। थैंक यू बेटा, थैंक यू, जय हिंद।